हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका और आप सभी का बहुत स्वागत है उत्कर्ष लॉ क्लासेस में। दोस्तों फिर से स्टार्ट करेंगे आज हम अपने इंडियन एविडेंस एक्ट को इस संकल्प सीरीज़ में, और उम्मीद है कि आप रेडी होंगे अपने वेयर एक्ट कॉपी पेन के साथ। तो चलें देखेंगे। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। आज हमें देखना है दो टर्म्स को इंडियन एविडेंस एक्ट के जो हमारे छूट गए थे। छूट क्या गए थे? जी हाँ, हम देख रहे थे सेक्शन 3 जो कि हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, राइट। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 1872। तो अब चलेंगे इसमें आगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ठीक है। अब चलेंगे इसमें। हमने चूंकि देखे थे सेक्शन 3 में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो हमने सेक्शन 3 में बहुत कुछ देखा और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी अभी रह गई थी, तो आज इस पर बात करेंगे। जी हाँ, एविडेंस तो हमने कर लिया था, लेकिन एविडेंस के पहले आपने रेलेवेंट तक पढ़ा था और आपका रह गया था क्या? आपका रह गया था फैक्ट एंड इशू एंड डॉक्यूमेंट। किसे कहते हैं फैक्ट एंड इशू, किसे कहते हैं डॉक्यूमेंट? तो आज की क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 3 में फैक्ट एंड इशू क्या है। फैक्ट एंड इशू, ठीक। फैक्ट एंड इशू जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विवाद्यक तथ्य। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। विवाद्यक तथ्य, विवाद्यक तथ्य, फैक्ट एंड इशू, विवाद्यक तथ्य क्या होते हैं? हम जनरल बात करें अगर, तो कोई एक पार्टी आती है, आपको मालूम है कि ए वर्सेस बी। ए ने कहा ये फैक्ट, बी ने कहा ये फैक्ट, फैक्ट 1 फैक्ट 2, और ये कह रहा है फैक्ट 0 फैक्ट 0, यानी दोनों अलग अलग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की बात के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। यानी इनमें लड़ाई है, मैटर इन कंट्रोवर्सी है, विवाद की विषय है। कुछ ये कह रहा है, कुछ ये कह रहा है, या ये जो कह रहा है उसके अगेंस्ट ये कह रहा है, और जो ये कह रहा है उसके अगेंस्ट बी कह रहा है। यानी ये प्लांटिफ, ये डिफेंडेंट, दोनों इसी तरह से झगड़ा कर रहे हैं। या ये यहाँ पर अगर सिविल मामला है, सपोज अगर ये एक सिविल मामला है, हम इसको पहले इसके सेक्शन 3 में ही जब हम फैक्ट एंड इशू देखते हैं तो वहीं पर आपको पहले एक एक्सप्लेनेशन मिलता है, तो पहले उस एक्सप्लेनेशन को क्लियर करेंगे। देखिए सिंपल सी बात, इसको समझने के लिए पहले हम क्या देखेंगे। सेक्शन 3 में फैक्ट एंड इशू का एक एक्सप्लेनेशन है, एक स्पष्टीकरण है, जो एक्सप्लेनेशन सिंपल तरीके से कहता है कि अगर कोई सिविल प्रोसीजर हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, अगर कोई सिविल प्रोसीजर हो रहा है, कोई सिविल प्रक्रिया है, तो सिविल प्रोसीजर के तहत, सिविल प्रक्रिया के तहत कोई भी एनी लॉ एनफोर्स, कोई लॉ जो उस वक्त लागू हो, उसके तहत सिविल प्रोसीजर में कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने रिकॉर्ड किया, अभिलिखित किया। क्या रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड किया फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू जो दोनों पार्टीज के बीच में विवाद की विषय था, जो विवाद के लिए जो अपनी अपनी बातें कह रहे थे, फैक्ट एंड इशू, जब कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया? जब कोर्ट ने अगर यहाँ पर विवाद्यक जो फैक्ट्स थे, जो यहाँ मैटर इन कंट्रोवर्सी था, कोर्ट रिकॉर्ड एनी इशू ऑफ फैक्ट, ठीक, कोई इशू ऑफ फैक्ट को रिकॉर्ड किया, इशू ऑफ फैक्ट, एक विवाद्यक को, एक इशू को जो है, एक इशू ऑफ फैक्ट उसने रिकॉर्ड किया। कोर्ट ने एक विवाद्यक को रिकॉर्ड किया। किसको रिकॉर्ड किया? अभिलिखित किसको किया? विवाद्यक को। एक विवाद्यक लिखा। अब इस विवाद्यक का पार्टीज ने क्या देना शुरू किया? आंसर।
इस विवाद्य के उत्तर में, आंसर में पार्टीज ने जो बातें कहनी शुरू की अपनी अपनी तरफ से, तो जो कुछ पार्टीज ने कहा, राइट, इस विवाद्य के उत्तर में, यानी दोनों पक्षकारों में से जो भी दोनों पक्षकार उस वक्त थे, उस जिस तथ्य का उन्होंने प्राख्यान किया या प्रत्याख्यान, आंसर में पार्टीज ने किसी फैक्ट को एसर्ट किया या किसी फैक्ट को डिनाई किया, डिनाइड। जिन फैक्ट्स को इन्होंने एसर्ट किया या डिनाइड किया, प्रख्यान किया या प्रत्याख्यापित किया, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रख्यान और इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्याख्यापित। एसर्ट किया या डिनाइड किया किसने? पार्टीज ने। वही सारे फैक्ट्स कहलाएंगे यहाँ पर इन जनरल फैक्ट्स इन इशू, फैक्ट्स इन इशू। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे फिर से। देखिए, अगर किसी लॉ एनफोर्स जो विधि प्रवृत्त है उसके तहत किसी सिविल प्रोसीजर में कोर्ट ने अभिलिखित किए कुछ विवाद्य फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट, विवाद्य को लिखे, उस विवाद्य के उत्तर में पार्टीज ने क्या करना शुरू किया? किन्हीं फैक्ट्स को एसर्ट करना शुरू किया, किसी फैक्ट को डिनाई करना शुरू किया, किसी फैक्ट को स्वीकार करना शुरू किया, किसी फैक्ट यानी कि प्रख्यापित किया, किसी को प्रत्याख्यापित किया। तो ये सारे फैक्ट्स क्या होंगे? फैक्ट इन इशू होंगे। अब जो हम इसमें एग्जैक्टली एक डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि अगर कोई एक फैक्ट अकेला है या वो फैक्ट अन्य फैक्ट्स के साथ है, ध्यान से देखिए, कोई फैक्ट इटसेल्फ और विद अदर फैक्ट्स, ठीक, फैक्ट इटसेल्फ और विद अदर फैक्ट्स, ये क्या कर रहा है? किन्हीं राइट्स का, किन्हीं लायबिलिटीज का, किन्हीं डिसेबिलिटीज का, राइट्स का, और सब में क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है। और ध्यान से देखेंगे, किन्हीं राइट्स का, लायबिलिटीज का, डिसेबिलिटीज का, इनके होने का, कि एग्जिस्टेंस का, नॉन एग्जिस्टेंस का, या फिर इनके नेचर का, या इनके एक्सटेंट का, एग्जिस्टेंस का, नॉन एग्जिस्टेंस का, नेचर का, एक्सटेंट का, ये फैक्ट या तो एसर्ट कर रहे हैं या डिनाइड कर रहे हैं, ये इसे प्रख्यात कर रहे हैं या प्रत्याख्यात कर रहे हैं। प्रत्याख्यात कौन? ये फैक्ट या ये फैक्ट्स क्या कर रहे हैं? एसर्ट कर रहे हैं या डिनाइड कर रहे हैं। किनके? राइट्स, लायबिलिटीज और डिसेबिलिटीज के, किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी मैटर में, किसी भी कार्यवाही में, और जिनके एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, ये उस पर वहाँ पर इनकी बात हो रही हो, यानी ये कैसे रह रहे हो, ये वहाँ पर नेसेसरली फॉलो कर रहे हो। फिर से समझिए, एक अकेला फैक्ट खुद से कुछ एसर्ट कर रहा हो, कुछ डिनाइड कर रहा हो, किस चीज़ को एसर्ट कर रहा हो या डिनाई कर रहा हो, किस चीज़ को एसर्ट या डिनाई कर रहा हो? ये एसर्ट कर रहा है किसी लायबिलिटी को, किसी डिसेबिलिटी को, किसी राइट को। इस राइट के या लायबिलिटी के या डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस को, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं इस पर बात कर रहा है, या फिर उसके नॉन एग्जिस्टेंस को, यानी वो नहीं है, इस पर बात कर रहा है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट। और यहां पर भी आप सब में देखेंगे और लगा हुआ है, और फिर से समझिए इसको, यानी कहने का मतलब हम एक लेके चलते हैं कि ये फैक्ट या ये फैक्ट और फैक्ट्स के साथ मिलकर इस राइट के एग्जिस्टेंस को एसर्ट कर रहा है, या ये फैक्ट इस राइट के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहा है, या ये फैक्ट
डिनाई कर रहा है किसे, किसी लाइबिलिटी के नेचर को, या किसी डिसेबिलिटी के एक्सटेंट को, या किसी डिसेबिलिटी के नॉन एग्जिस्टेंस को एसर्ट कर रहा है या डिनाइड कर रहा है। यानी कुल मिलाकर विवाद्यक तथ्य, विवाद्यक विषय वस्तु वो है जो या तो हाँ फैक्ट वो है जो किसी चीज को प्रत्याख्यात करे या प्रख्यात करे, प्रख्यात करे या प्रत्याख्यात करे। तो दोनों स्थिति में से वो कुछ एक करे, प्राख्यान करे या प्रत्याख्यान करे, प्राख्यान या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान करे, प्रत्याख्यान करे। ठीक है, तो ये इनमें से कुछ करे, प्रत्याख्यान करे या प्राख्यान करे। अब एसर्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है जो भी फैक्ट, तो वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट है फैक्ट इन इशू। यानी जब दोनों पक्षकार आपस में जिन बातों पर क्या कर रहे हैं, बहस है उनकी, आपस में विवाद है, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि डिसीजन हमारे फेवर में आए, एक कुछ कह रहा है, एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरी पार्टी कुछ कह रही है, या फिर एक जब आंसर्स दिए जा रहे हैं तो अगेंस्ट में दिए जा रहे हैं। यानी दोनों के बीच में जो विवाद्यक तथ्य का मतलब जो उनके लड़ाई झगड़े का मसला है, जिसमें कि वो कुछ हाँ बोल रहे हैं किसी चीज़ के लिए या ना बोल रहे हैं। मेरा है अधिकार, दूसरा कह रहा है नहीं इसका अधिकार नहीं है, मेरा है। सिंपल लैंग्वेज में मैं कह रही हूँ, एक कह रहा है कि इस पर मेरा अधिकार है, मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं असर्ट कर रहा हूँ कि मेरा राइट है। दूसरा कह रहा है नहीं, डिनाइड, इसका राइट नहीं है, मेरा राइट है। क्यों? क्योंकि ऐसा नॉन एग्जिस्टेंस है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये क्या है, फैक्ट एंड इशू है, जो आपको सेक्शन 3 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 3 में दिया हुआ है। अब एक और डेफिनेशन जो हमें सेक्शन 3 की देखनी है वो क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट या दस्तावेज किसे कहते हैं ये भी हम देखेंगे, क्या इंटरप्रिटेशन करें, क्या अर्थ निकालें। बार बार हमने देखा कि हमारा जो एविडेंस है वो दस्तावेजी भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। तो दस्तावेजी का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट्री का? तो देखिए इसको ध्यान से समझेंगे। दस्तावेज क्या है? दस्तावेज का मतलब कि किसी सब्सटेंस पर, ऑन एनी सब्सटेंस, ऑन एनी सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है। क्या है ये? पदार्थ। इस पदार्थ पर क्या हो दोस्तों? कोई मैटर हो, मैटर, कोई विषय हो। इस पदार्थ पर कोई विषय को क्या किया गया है? या तो एक्सप्रेस्ड किया गया है या फिर डिस्क्राइब किया गया है। ये या तो एक्सप्रेस्ड है या डिस्क्राइब्ड है, ठीक? या तो इसमें अभिव्यक्त किया गया है या व्याख्या की गई है। अभिव्यक्त या व्याख्या। तो कैसे की गई है अभिव्यक्त या व्याख्या? सब्सटेंस, किसी पदार्थ पर, ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ पर। जी हाँ, पदार्थ जो आपने साइंस में पढ़ा है वो मैटर। तो किसी भी मैटर पर कोई भी विषय जिसे एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है, प्रत्याख्यान किया गया है। कैसे किया गया है? बाय मीन्स ऑफ। कैसे किया गया है? तो ये किया गया है बाय मीन्स ऑफ। किन साधनों से इसको ऐसा किया गया है? बाय मीन्स ऑफ, देखेंगे कैसे किया है। लेटर्स, बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स। तो इनमें से कोई भी एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी माध्यम हो सकते हैं। केवल शब्दों से हो सकता है, केवल अंकों से हो सकता है, केवल चिन्हों से हो सकता है। शब्द, अंक, चिन्ह, इनमें से एक से अधिक माध्यम भी हो सकते हैं। जैसे शब्द और चिन्ह हो, शब्द और अंक हो, अंक चिन्ह हो, शब्द अंक चिन्ह तीनों हो। तो अगर किसी भी पदार्थ के ऊपर कोई विषय लेटर्स के माध्यम से अभिव्यक्त या व्याख्या की गई है, तो और जो सबसे खास बात है कि उसके पीछे आशय क्या है, ये किस लिए यूज होगा, इसमें यहाँ पर इंटेंशन क्या है ऐसा करने का। यहाँ इंटेंशन है, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है टू बी यूज्ड।
क्या करने के लिए? उपयोग करने के लिए। क्या इंटेंशन है दोस्तों? इंटेंशन है यहां पर आप देखेंगे कि इंटेंडेड टू बी यूज्ड, यहां पर इंटेंशन है टू बी यूज्ड, उसका जो आशय है क्या है? उसको इस्तेमाल करने के लिए है, उपयोग करने के लिए है। और विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर। और क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर। पर्पस क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर। पर्पस क्या है यहां? रिकॉर्ड करने का। ध्यान से देखेंगे यहां पर जो हमारा पर्पस है, आशय क्या है? यहां पर इंटेंशन है, इंटेंशन, इंटेंडेड, इंटेंडेड किस लिए? यहां पर जो इंटेंशन है वो है मे बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर। क्या पर्पस है? उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए, अभिलिखित करने के लिए। ये बहुत ध्यान से देखेंगे, उस मैटर को क्या करने के लिए? रिकॉर्ड करने के लिए। तो विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। तो ये और इसलिए भी यूज किया जा सके। पहला तो देखिए आपने साफ देखा कि यहाँ पर इंटेंशन था, इंटेंडेड था किस बात के लिए? इंटेंडेड टू बी यूज्ड। या फिर क्या है? और विच मे बी यूज्ड फॉर, पर्पस क्या है हमारा? पर्पस है कि इसको हम यूज करने वाले हैं, हमारा पर्पस है इसको हम यूज करने वाले हैं किसके लिए? पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर, रिकॉर्डिंग के लिए, अभिलिखित करने के लिए। तो इस मैटर को रिकॉर्ड करने की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। या तो आशय है कि इसको यूज्ड किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, या इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, इसको अभिलिखित किया जाएगा। जबकि जब आप डॉक्यूमेंट को आईपीसी में देखते हैं तो वहां पर आप पाते हैं कि वहां इंटेंशन क्या है? वहां इंटेंशन ये है कि टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, साक्ष्य के रूप में या किसी अन्य रूप में हमसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, वहाँ हमारा ये है, उसको डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है। जी हाँ, बाकी डेफिनेशन तो आप सेम पाते हैं कि कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस के ऊपर कोई मैटर है, मैटर एक्सप्रेस्ड है या डिस्क्राइब्ड है, कैसे? बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स। लेटर भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकता है, फिगर भी हो सकता है, फिगर्स भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है, मार्क्स भी हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दस्तावेज। उदाहरण के रूप में, इलस्ट्रेशन के रूप में लेंगे तो जी हाँ, कि एक कैरिकेचर, एक व्यंग चित्र, वो भी आपका डॉक्यूमेंट है। एक जो समझ लीजिए एक ट्री है, ट्री पे कुछ लिखा हुआ है, सपोज एक हार्ट बना हुआ है और उस पर किसी का नाम लिखा हुआ है, राजू वेट्स, मैं किसी का नाम क्यों लूँ, ए वेट्स बी, या फिर आई लव यू किरण। तो ऐसा कुछ भी लिखा है और कहीं इसको फिर एविडेंस के रूप में कोर्ट में दिया जा रहा है, इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, जाके देखा जा रहा है, हाँ ऐसा ऐसा है, पार्टी कह रही है कि आप इसको देख सकते हो, साक्ष्य के रूप में मैं डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना तो ये भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। एक खून से रंगा चाकू है, ये भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। एक लेटर, एक राइटिंग है जिसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, एक आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट है जिसे कोर्ट में रिकॉर्ड किया जा रहा है या यूज़ किया जा रहा है, तो वो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, दस्तावेज हो सकते हैं। खून से रंगा कपड़ा है या कोई और दाग धब्बे लगा कपड़ा है या कैसा भी कपड़ा है, तो इस तरह की चीज़ें क्या हो सकती हैं। एक कोई मेटल प्लेट है, वो भी डॉक्यूमेंट हो सकती है, बशर्ते वो इन एसेंशियल्स को पूरा करती हो। तो इस तरीके से आज आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इंडियन एविडेंस एक्ट के समझे हैं। तो इनको फिर से एक बार बेयर एक्ट के साथ स्टडी करेंगे और फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो बेयर एक्ट ज़रूर एक बार देखेंगे और फिर यहाँ से आप इसकी ड्राफ्टिंग को भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी और मुझे दें परमिशन, मिलती हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।